नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। सिटीजन वॉइस शो जनता की आवाज़, आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़। इसका ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है। आज हम पाकिस्तान तालिबान की टॉक्स पर बात करेंगे। ईरान पाकिस्तान तालिबान टॉक्स को होस्ट कर रहा है, रशिया चाइना उसको ओवरसी करेंगे, और ये क्या अफेक्ट करेगा टेंशंस बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और कल आपने ये खबर मुझे दी और उस पर मैंने फिर थोड़ा बहुत डेटा माइनिंग चालू की। ईरान इज सेट टू होस्ट अ रीजनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान डेवलपमेंट इन मिड दिसंबर, यानी कि 15 तारीख के आगे से, इन्वॉल्विंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इसका एक बड़ा मैप है और ये कोइंसिडेंटली इनकी लिथियम और रेयर अर्थ की यूरेनियम। खदान है, यूरेनियम की और लिथियम की खदान है। मैं इस पर आपसे समझना चाहता हूं कि रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया स्पुतनिक ने यह कहा है कि दिस कुड इंक्लूड डायरेक्ट मीडिएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान गवर्नमेंट विद रशिया एंड चाइना पार्टिसिपेटिंग एज ऑब्जर्वर्स और मीडिएटर्स। और ये क्लैशेस जो अलोंग द डुरैंड लाइन हो रही थी, इसको लेकर इनमें चिंता थी। सारा मामला क्या है और इससे ग्लोबल साउथ में क्या बदलाव आने वाले हैं, उसको आपसे समझना चाहते हैं। धन्यवाद आदमी। देखिए, जियोपॉलिटिकल चेंजेस अभी जो बहुत ही फास्ट हो रहे हैं उसमें तो अभी ईस्ट और वेस्ट डिवाइड ही दिख रहा है। इसमें रीजनल तो वो जो इन्होंने करके रखा था उसमें कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। द रीजन इज के ऑयल से निकल के हम लोग बाद में सीधा रेयर अर्थ मटेरियल्स पे आ गए। अब उसका इंपॉर्टेंस हमको समझ में आ रहा है क्योंकि हमको सबको मोबाइल चलाना है, हमको आईटी चलाना है। तो आपकी वॉर मशीनरी, आपकी सैटेलाइट्स, आपके मोबाइल्स, आपके टीवी, सब जो उस पर चल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जैसे ऑयल पे मोनोपोली थी और सब कंट्रीज जिसके पास ऑयल था उनका बल्ले बल्ले हो रहा था, तो वही अब पोजीशन आ रही है। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि हमारे पास भी तो मटेरियल है, उसका इंपॉर्टेंस है। अब ये जो आप मीटिंग की बात कर रहे हो, इसका आप इंपॉर्टेंस एक देखिए क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट जो है टूगेदर, सिर्फ ये दो कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास वर्थ 1 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज है। आयरन, कॉपर, लिथियम, ऑयल, क्रोमाइट और जिंक। अब ये जिंक कॉपर भी तो इनका डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आप समझिए कि जैसे ही कॉमर्स समझ में आ गया है लोगों को, आज तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को यही सिखाया था कि आप बंदूकें लो और सामने सामने लड़ो। सडनली आप देखिए अफगानिस्तान में लास्ट 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि वहां पे एक अमूद दरिया जो रिवर थी टेबा, वो टेबा रिवर में से इन लोगों ने एक 285 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बनाई और उन्होंने 5 लाख हेक्टेयर जमीन को, जो डेजर्ट थी, उसको उन्होंने व्हीट ग्रोइंग एरिया बना दिया है। अब व्हीट ग्रोइंग एरिया का उनका एडवांटेज फाइनेंशियल मिलने लग गया है। वहां पे गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि बहुत हो गया युद्ध, कुछ किसी ने कुछ कमाया नहीं है, तो लेट अस नाउ गो इनटू कॉमर्स। अब उनको जो इजी मार्केट एक्सेस है दैट इज टू चाइना एंड रशिया। तो इंडिया से तो हम लोग पहले भी धंधा करते रहे हैं। इंडिया से आप देखिए वो छोटा सा जो कॉरिडोर था उसमें भी हम लोग बिजनेस, तो अफ्रीका आप देखिए अफगानिस्तान के पास जो है वो तो शायद किसी के पास नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप देख लो, तो वो अपना सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है टेबा रिवर की कैनाल बना के। और बाकी जो मटेरियल है उसमें अभी वो माइनिंग शुरू करेगा तो उसकी मास्टरी किसके पास है? एडजॉइनिंग इज चाइना। चाइना उनको समझा रहा है। 25 साल पहले चाइना ने अफ्रीका में जाके एक फोरम बनाया था, दैट वाज फोकैक, फोरम ऑफ अफ्रीका चाइना एसोसिएशन। तो ये उसने उसी वक्त से इनको धीरे धीरे ये स्टडी करवाना शुरू करा कि भाई आपके जमीन के नीचे तो काफी कुछ मटेरियल जिसका फ्यूचर में बहुत बड़ा वो चीज है। तो उसमें आप देखिए अफ्रीका के इंटरनल डिस्प्यूट्स उस वक्त भी सबसे ज्यादा थे, लेकिन ऑल दैट 53 कंट्रीज ने एक अफ्रीकन यूनियन बनाया, कमीशन, यूनियन कमीशन जो बनाया, उसमें सारे के सारे फोका के मेंबर्स थे। तो चाइना ने उनको इनडायरेक्टली ये सिखा दिया। नाउ द होल थिंग हैज चेंज्ड इनटू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। अब वो बॉर्डर एरियाज में लड़ाई करना या रिलीजियस डिस्प्यूट क्रिएट करना, दैट इज नाउ एन गॉन स्टोरी। तो इसी के चक्कर में अभी जो सबसे अच्छा बेल्ट है, अभी आप देखिए अफ्रीका के अंदर सूडान में जैसे गोल्ड चल रहा था, शांति से चला, जैसे खुला हो गया कि भाई अब गोल्ड की जरूरत है, सब गोल्ड प्रोक्योर कर रहे हैं ब्रिक्स को करेंसी में, डॉलर को चैलेंज करने के लिए। तो गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ है? गाना, साउथ अफ्रीका और आपके इसमें सूडान में। तो सूडान में जैसे चुपचाप चल रहा था, अब सब कूद पड़े हैं। तो पॉसिबल है कि वो अफ्रीका थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब हो जाए अंडर। तो सेफ पेस अभी कहाँ पड़ी है? वैसे देखने जाओ तो बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
इंडिया, इन सब का जो झगड़ा है दैट इज टेरिटोरियल और वो हिस्टोरिकल चला आ रहा है, जिसका एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी ने गिना ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। आज आप देखिएगा कि जैसे ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, 2020 तक चाइना के साथ हम लोग सबसे ज्यादा धंधा करते थे, फिर गलवान क्रिएट होता है छोटी सी मेट्रो, और गलवान के बाद हमारा सीधा उसमें एफडीआई कम हो गया, हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी। ये सडनली इन्वेस्टमेंट सारी शिफ्ट होकर चली गई वियतनाम। आज वियतनाम की इकोनॉमी देखो, इट इज ग्रोइंग मच मोर फास्टर देन इंडिया। सिंगापुर देख लो, ताइवान देख लो, हांगकांग देख लो, यहाँ पे सारे चले गए। और उसमें इनडायरेक्ट एडवांटेज चाइना को पाकिस्तान को भी मिला और बांग्लादेश को भी मिला, श्रीलंका में भी। तो जो डिस्प्यूट है इसमें हम लोग यही डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पीछे रह गए इसमें। आप देखिए G20 पे ही हम लोग चढ़ के चल रहे थे, G20 के सामने हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का इंपॉर्टेंस नहीं समझा था। और यही होगा कि अगर हम अभी भी नहीं सुधर के हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छा करके अगर हम जॉइंट बिजनेस की बात करते हैं, दैट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। लेकिन अगर वो हम एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं तो शायद हम लोग आइसोलेटेड हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे आज टेक्निकली इसराइल का हालत हो रहा है कि इसराइल ने दबदबा तो चला लिया, लेकिन अब जैसे ही वो इस्लामिक स्टेट समझ रहे हैं कि ये तो बिल्कुल डिस्प्यूट क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं करता है, अमेरिका के हथियार बेचने के लिए इसराइल सब जगह डिस्प्यूट क्रिएट करता है, अब वो जैसे खुलता है ऐसे आइसोलेट होता चला जा रहा है। तो वी डोंट वांट टू वॉक इनटू दैट सिचुएशन। तो G20 और BRI के बीच में वेटेज करके इंडिया विल नाउ हैव टू डिसाइड कि हम लोगों को क्या करना है, वेदर आर वी गोइंग नाउ स्टिल विद ब्रिक्स। क्योंकि G20 का तो फेलियर आपने अभी अफ्रीका में ही देख लिया। अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने तो खुल के ही बोल दिया कि ट्रंप नहीं आता है तो G20 नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, G19 कर देंगे। और ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर यूएस नहीं आता है तो नहीं होगा, उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी करा। सो थिंग्स आर फास्ट चेंजिंग एंड वी विल हैव टू नाउ डिसाइड अवर प्रायोरिटीज कि हमको ग्लोबल पॉलिटिक्स में कहां पर बैठना है जो हमारे कंट्री के लिए फ्यूचर में अच्छा है। जी जी, आपने बात की मल्टीपोलैरिटी इन ग्लोबल साउथ। यूएस नाटो लेड अप्रोचेस पहले चलती रही, बागराम पे भी यूएस अपना बेस बनाना चाह रहा था, वापस 2021 में अमेरिका छोड़ के चला गया अफगानिस्तान, तालिबान लेड गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद पाकिस्तान के साथ स्कर्मिशेस हुई, इसमें पता लगा कि जी वो एक्यूज करते हैं कि पीपीके जो है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो हम लोगों पे टेररिस्ट एक्टिविटी करती है पेशावर के थ्रू। हालांकि ये आईएसआई और उनके तालिबान गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है। अब चूंकि स्टॉक में ईरान मीडिएट कर रहा है तो जाहिर तौर पर जो उधर का प्रोविंस है उसमें जो ये टीटीपी का प्रभुत्व है उसको खत्म करने के लिए और ग्लोबल टेररिज्म पे भी इस पे कंट्रोल आएगा। तो यूएस लेड नाटो टेररिस्ट एक्टिविटी को क्या मान लेना चाहिए कि वो इसको प्रमोट कर रहा है ताकि ये लोग आपस में डिवाइडेड रहें, ताकि वो अपना बेस बना सके। अभी इंडो पैसिफिक एरिया में आपने देखा ग्रेटर निकोबार आइलैंड जो है उसमें ज्वाइंट मरीन एक्सरसाइज हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया यूएस की। दूसरी तरफ वो चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। आज ही की खबर बता देता हूं कि उन्होंने चाइना के लिए वीजास खोल दिए हैं। पहले 2020 में गलवान वैली के एक्शन के बाद उन्होंने चाइनीज प्रोफेशनल्स को आने से मना कर दिया। और एक स्टडी के अनुसार करीब $15 बिलियन का नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट की जो मोबाइल फोन्स की हमारी रिक्वायरमेंट होती है बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें हम लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। ये एक स्टडी कहती है कि ये टैरिफ्स, अब जब यूएस ने टैरिफ्स लगा दिया उसके बाद अब हमारा झुकाव चाइना की तरफ बढ़ रहा है। और एक खबर और आती है पैक्स सिलिका, जो यूएस इनिशिएटिव है एआई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि आईपीस जो हैं सेमीकंडक्टर्स चिप्स बनाने के वो ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज के पास हैं। उस पे जो चिप राइटिंग होती है, आपने बताया था नीदरलैंड की कंपनी लिथोग्राफी मशीन्स जो है वो चिप राइटिंग करती है उन पे जी। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि भारत का बैलेंस जो है अब खराब हो रहा है। एक तरफ तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए, मेक्सिको ने टैरिफ लगा दिए, चाइना उनको शुरू से सपोर्ट कर रहा था पर ये चाइना की तरफ नहीं जा रहे थे। तो अब भारत की मजबूरी बन जाएगी कि उसको अब ग्लोबल साउथ के साथ रहने के लिए ईरान द्वारा जो ये मीडिएशन हो रही है पाकिस्तान तालिबान की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और चाइना के साथ अपने इंपोर्ट का और जो भी मशीनरी इंपोर्ट है या जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट है उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या अभी भी अमेरिका टिल्ट रहेगा क्योंकि मोदी जी तो ट्रंप साहब के सामने जाते नहीं है। ये दोनों विषयों पर, क्योंकि ग्लोबल साउथ नॉर्थ में कहीं भारत का बैलेंस खराब हो रहा है, मैं उस बैलेंस को समझना चाह रहा हूं आपसे। बेसिक डिफरेंस आप देखिए तो चाइना में आज भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो काम कर रही हैं और उसमें वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। हमने भी जो नवरत्न बनाए थे उसका प्रायोरिटी ये था कि लेस प्रॉफिट लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में जो भी करना है वो कर पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनीज वो नहीं करेंगी। तो हमको बेसिक समझना पड़ेगा कि हमने तो उनको बेच के प्राइवेट कर दिया
और वहां पे जो चाइनीज कंपनी, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे दूं, हम लोग अभी 2 महीने पहले जब इथियोपिया में थे, एडिस अबाबा में, तो वी वर टॉकिंग टू सम बिजनेसमैन, वहां पे बोलता है इनका वर्किंग सिस्टम बहुत अजीब है चाइना का। वहां पे एक फ्लाईओवर का टेंडर खुल रहा था, तो व्हेन दे वर सिटिंग ऑनलाइन और वो बात कर रहे थे, तो बोले हमारा जो कंसल्टेंट था वो कॉमन था, तो बता रहा था कि उसने इमीडिएट कॉल किया एम्बेसी में, उनका एक ऑलरेडी एक ऑथोराइज बंदा बैठा हुआ था चाइनीज का, तो इसने बोला कि टेंडर में कुछ $300 का डिफरेंस आ रहा है कंपेरेटिव कुछ चीज के लिए। तो बोलता है कि क्या करना है, बोले विदाउट अ फ्लैश ऑफ ए सेकंड उसने बोला कि आप भर दो, जो भी नुकसान होगा वो चाइनीज गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेट कर लेगी, दिस ऑर्डर इज अ मस्ट। और वो उन्होंने ले लिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पर्सनल एक बता, 2010 और 14 में जब हम लोग वहां पे गए थे, तभी वहां पे किसी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स ने ऐसे बताया कि हम लोग जिबूटी से पूरा, क्योंकि एडिस अबाबा इथियोपिया इज लैंडलॉक्ड, तो दे आर यूजिंग अपना जिबूटी, तो जिबूटी की रेलवे लाइन डालने के लिए उन्होंने उस वक्त से बोला था कि हमको रेलवे लाइन डालनी है। आई हैड ऑल्सो मेल टू सम ऑफ द रेलवे के टॉप ऑफिसरों को कि सर ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, व्हाई डोंट वी हेल्प देम टू पुट अ रेलवे लाइन फ्रॉम जिबूटी टू एडिस अबाबा। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और 3 महीने के बाद जब मैंने पता करा तो चाइना वाज ऑलरेडी देयर। वो लाइन डालने के पहले तो वहां पे उनके गुड्स के इंजन पहुंच गए थे, उनके डिब्बे पहुंच गए थे, एंड दिस इज हाउ। तो डिसीजन मेकिंग में जो हम लोगों का रेड टेपिज्म और करप्शन है, उसके सामने मैं नहीं समझता हूं कि हम लोग बेसिक चेंज नहीं करेंगे तो चाइना के साथ कॉम्पीट करना मुश्किल है। और फिर हमारा जो पहले इंसेप्शन से ही गलतियां हो गई कि हम लोग इजराइल बनना चाहते थे कि हम पाकिस्तान को भी डरा दें, हम नेपाल को भी डरा दें, हम भूटान को भी डरा दें, और फिर हम बैठ के विश्व गुरु बनेंगे। वो मिसफायर कर गया। अगर हरमन टोटा चाइना ने ले लिया था तो चाइना वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहा था, उसके बाद आप पास की जमीन ले जाके गौतम अडानी को दिलाते हो, तो यू कैन कंपेयर अ प्राइवेट पार्टी ऑफ इंडिया एंड एन गवर्नमेंट लाइक चाइना। तो वो सब करने की जरूरत नहीं थी। आप पाकिस्तान के बाद भी रेयरत बहुत है, आप उसके साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते थे। आप देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, चाइना का वियतनाम के साथ बहुत पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन धंधा वो सबसे ज्यादा वियतनाम को करके दे रहा है। हम लोगों को भी उसने ऑफर करी थी, और हमने आगे डिस्कस भी करा है कि किसी नीति आयोग के ऑफिसर ने अपनी बुक में लिखा था कि गवर्नमेंट आई तभी हमने बताया था कि लेट द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना कम, इंडस्ट्रीज आएंगी, अपने बच्चे ट्रेन होंगे, 10 साल के बाद उनकी एक्सपर्टीज होगी और वी विल गेट मनी। लेकिन गवर्नमेंट ने वो लाल आंख दिखा के चक्कर में वो जो हम समझ रहे थे कि हम इजराइल बनेंगे, उसमें हम लोगों ने बहुत अपना नुकसान करवा लिया है। लेकिन अब ऐसी पोजीशन आके खड़ी हो गई कि यू डू और डाई। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाइना, रशिया सबसे जाके रिलेशन खराब करोगे और अपने आप को अमेरिका के भरोसे पे रखोगे, क्योंकि अभी आप अमेरिका को ये देख लो कि वो कितना भरोसेमंद है कि उसने यूरोपियन यूनियन का भी साथ छोड़ दिया यूक्रेन के चक्कर में। 2 दिन से जो मैसेज आ रहा है अनऑफिशियल, ऑफिशियल, नोबडी इज कंफर्म दैट, कि भाई अभी वो बोलता है कि जापान, रशिया, चाइना, इंडिया और अमेरिका एक को-फाई बनाएंगे। अब को-फाई में तेरा भरोसा कौन करेगा, क्योंकि यू हैव बिट्रेड एवरीबॉडी। आपने कल तो मेक्सिको को भी बोल दिया कि 50% टैरिफ लगाओ। मतलब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की सिचुएशन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलता, यू विल हैव टू डिसाइड फॉर अ प्लानिंग। अगर 25 साल पहले अफ्रीका की पोटेंशियल समझ के चाइना वहां जाके फोकाक बना सकता है, हम लोगों ने किस पड़ोसी देश में जाके ऐसी कोई भी मीटिंग भी करवाई या ऐसा कोई फोरम भी बनवाया। और सबसे बड़ी बात है, अभी मोदी जी 3 स्टेट में जा रहे हैं, वो इथियोपिया जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे, ओमान जाएंगे। उनका वो प्रपोजल देखिए क्या कर रहे हैं, वो धंधे की बात कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना बात कर रहा है कि पीपल टू पीपल मीट, मैं 29 दिन तक वीजा फ्री कर रहा हूं, आप आइए यहाँ पे, यू लोग, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आप नहीं समझोगे। तो लोग वहां पे जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि भाई प्रोपोगंडा अमेरिकन यूरोपियन इनका अलग था, यहाँ पे चाइना इज समथिंग डिफरेंट। और छोटे छोटे कंट्रीज भी सोच रहे हैं कि व्हाई डोंट वी डू दिस। आज टूरिज्म के बेस पे एक दुबई जिसके पास सबसे ज्यादा कम ऑयल है, आज वो कहाँ खड़ा है इकोनॉमिक्स में, ओनली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज्म। तो हमारे पूरे एजेंडा में कहीं पर भी पीपल टू पीपल मीट या टूरिज्म को एनहांस करने का पॉसिबल नहीं है। कई अच्छे डॉक्टरों को मैं जानता हूं, वो 5-10 साल से बोल रहे थे कि हमको मेडिकल टूरिज्म की बहुत जरूरत है, हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल टूरिज्म में आप पे भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो फ्यूरियस सप्लाई दे देते हो, आपका मेडिकल पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम लोगों को बेस से ये सुधरना पड़ेगा कि हमारे ऑफिसरों को ईमानदार होना पड़ेगा, करप्शन कम होना, करप्शन होना ही नहीं पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है उसके लिए आपको रेड कारपेट बिछाना ही पड़ेगा, उसको लगना चाहिए कि मैं आया हूं और आई एम डूइंग दिस। तो अगर ये सब चेंजेस नहीं आते हैं, उसका एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं कि 2006 में मनमोहन सिंह और ये आबे, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब आए थे
तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि आप एक फ्रेट कॉरिडोर एक्सक्लूसिव डालिए हरियाणा टू बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे से सारा पोर्ट वगैरह का काम चलता था। तो जो 12 दिन का ट्रांजिट है वो 1.5 दिन का हो जाएगा। तो डेडिकेटेड जो कॉरिडोर हमको बनाना था, दैट ओरिजिनली वाज फ्रॉम हरियाणा टू बॉम्बे। अब उसको पॉलिटिकल विल में देख के हम लोगों ने क्या करा, इस गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो इलेक्शन जीतना था। तो व्हाट इज द डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ लोकल पॉलिटिक्स? और वो फेल हो गया, क्योंकि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का वो कॉरिडोर अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2006 का प्रपोजल था। तो क्या सोच थी अगली गवर्नमेंट्स की कि डेवलपमेंट के प्रायोरिटी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने उस प्रोसीजर को ही रिवर्स कर दिया कि भाई 2-4 लोग मिलके पूरा हिंदुस्तान चलाएंगे, और दैट हैज मिसफायर्ड वेरी बैडली। इसलिए शायद ये सब कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोगों को अलग रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि हम सुधरने के लिए तैयार हैं। जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जिनको हम घुसपैठिया कहते हैं वो रिफ्यूजी भी हो सकते हैं। क्या ये जो प्रिवेंटिव स्पिलओवर टेररिज्म जो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देख रहे हैं, जो टीटीपी का, क्योंकि उसमें रिफ्यूजीज ज्यादा हैं, ये रिफ्यूजी क्राइसिस है जिसको ईरान मीडिएट करके खत्म करना चाहता है। ये स्टेबलाइज करेगा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग ग्लोबल सिक्योरिटी। हमारे यहाँ घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं, हमारे यहाँ उन घुसपैठियों में टेररिस्ट ढूंढे जा रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप बर्मा, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, नेपाल तक हमारे रिलेशंस खराब हो चुके हैं। तो ये घुसपैठियों को टेररिस्ट बनाना, क्या हमें इससे सीख नहीं लेनी चाहिए जो आज पाकिस्तान तालिबान बैठ के कर रहे हैं वहां पर मीडिएशन में? क्या हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते उन रिफ्यूजीज को एज रिफ्यूजीज ट्रीट करके और उनको घुसपैठिया ना मान के, जिस तरीके से आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख रहे हैं? लास्ट टिप्पणी इस पर। अभी जो ये अरेंजमेंट एक नया सा हो रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब उसको गाइड कौन कर रहे हैं? ईरान एंड चाइना। तो ये मतलब होता है कि इसमें 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट काय के लिए होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है। चाबार और ग्वादर पोर्ट दोनों अगर शुरू होते हैं तो वो चाइना, रशिया के एडवांटेज पे है, अफ्रीका के एडवांटेज पे है, मिडिल ईस्ट के एडवांटेज पे है। तो वो अगर शुरू होता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट, जैसे चाइना ने बोल दिया कि उसकी फर्स्ट पॉलिसी है कि कॉमर्स फर्स्ट, वो डिस्प्यूट्स बाद में देखे जाएंगे। और डिस्प्यूट्स हम लोग किस बेस पे कर रहे हैं? आज भी हम लोग 19वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहां पे आर्मी आ जाएगी, हमारा एरिया का कब्जा कर जाएगा। अभी तो आप आपके घर में सेफ नहीं हो, अब तो आपका ड्रोन वॉर होगा, मिसाइल वॉर होगा। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अगर 2, 5, 10 किलोमीटर इधर उधर हो भी गए, और हमारे चाइना से 62 की वॉर के बाद तो कभी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ ही नहीं। हमारा पूरा 16,000 किलोमीटर की बॉर्डर वैसे भी पोरस लगी है। सॉरी, नेपाल की बॉर्डर अभी तक आप देखिए तो आदमी लोग खुला आते थे, चले जाते थे, वहां पे सब्जियां लेते थे, आते थे, वहां पे व्हीकल चलते थे सब। तो जब तक आप कोऑर्डिनेटेड एटमॉस्फेयर नहीं रखोगे, लेकिन आपने वहां पर भी वो हिंदू कार्ड का एजेंडा चलना शुरू किया, और वहां पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसने आपको धक्का दे दिया। तो व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग द अदर कंट्रीज फॉर योर ओन बेनिफिट? और अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो तुम्हारे इकोनॉमिक इंडिया का कैसे सुधरेगा, ये उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें बलूचिस्तान का अपना झगड़ा है, टीटीपी का अपना झगड़ा है, अफगानिस्तान का। तो वो अगर, और ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, ये किसका क्रिएटेड है? पहले फ्रांस करता था, फिर डच करते थे, फिर पोर्चुगल करते थे। इनको राज तो डिवाइड एंड रूल करने की इनके पास एक ही थियरी है जो अभी तक आजमा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उसको समझ नहीं पा रहे। अफ्रीका की आप हालत देखिए कि अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में इतना रिच, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, और उनके पास सब कुछ है। कुदरत ने उनको जितना दिया है शायद किसी को नहीं दिया है, लेकिन अब उनको वो समझाना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या है। तो आप देखिए नाइजीरिया जैसी ऑयल कंपनी ने जाके नाइजीरिया को बर्बाद कर दिया था, उन्होंने गांव के गांव मार डाले थे। दैट दे हैव डन सेम थिंग इन साहेल कंट्रीज। बुर्किना फासो होशियार था तो इब्राहिम तोरे ने उसको रिकवर करवा दिया, अब देखिए वो कैसे ग्रो कर रहा है। वही साहिल की हालत देख लो, वही साउथ अफ्रीका की। तो अब सबका वो एनलाइनमेंट तो आ गया है। अब वो आईटी सेक्टर से भी घुसना चाहते थे, अफ्रीका ने मना कर दिया। उन्होंने बोला आपका सर्वर यहाँ पे होगा तो आप आओगे। तो पढ़ लिख के जो फर्क पड़ गया है, तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं। वो लोगों को 10 साल से जो पढ़ा रहे थे उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है कि लड़के आईटी सेक्टर में होशियार हो गए, टेक्निकल इंचार्ज हो गए। अब अमेरिका इनवाइट कर रहा है चाइनीज इंजीनियर्स को, क्यों? तुम्हारे पास तो मैन पावर है ही नहीं, तुमने तो हथियार बेचने थे। आज आप देखिए, सीधी सी बात है, जब सैंक्शन लगे तो चाइना की 2 बड़ी अमेरिकन कंपनीज, टेस्ला और अपना ये वॉलमार्ट, उन्होंने 24 घंटे में घस के मना कर दिया था, क्योंकि टेस्ला का 75% पार्ट चाइना में बन रहे हैं और वॉलमार्ट का 85% एफएमसीजी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी चाइना का अच्छा है।
तो वो छोड़ के आना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने बोल दिया कि जो $5 में यहाँ काम होता है वो वहां पे अमेरिका में $15 में होगा। फिर वहां पे मैन फोर्स आप कहां से निकालोगे, क्योंकि आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दे दे के सारों को नशेड़ी बना दिया है। वो आप एग्री करने को तैयार नहीं हो। अफ्रीका में वर्कफोर्स का है, तो आपको इंडिया और यहाँ से आदमी लाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो वो भी समझ रहा है, और वो जैसे बोल रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, और रात को ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, सुबह गाड़ियां बेचेंगी, दैट इज नॉट सो इजी। आपको ड्रिल बेबी ड्रिल खड़ा करने में 10 साल लगेंगे। अभी ये टीएसएमसी और सैमसंग को प्रेशराइज करके अपनी जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की जो फाउंड्रीज हैं उसको वो टेक्सास में ले गया है, लेकिन वो रातों रात थोड़ी चिप्स बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी जो जरूरत है हमको कि हमको 10 साल के फ्यूचर में हम लोगों को आईटी सेक्टर या ये रेयर मटेरियल में कैसे कब्जा लेना है, क्या करना है, उस पर जब तक हम लोग सोच अपनी नहीं करके बाकी सब इंटरनल पॉलिटिक्स भूल जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, और फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो कि इंडिया आइसोलेट हो जाए। जी बिल्कुल, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ दोनों की मदद चाहिए। इसलिए ग्लोबल साउथ के साथ आप बिगाड़ लें, ग्लोबल नॉर्थ के साथ आप बना के रखें और उसके बाद फिर आप डिली-डैली करें। साइंटिफिक टेम्पर की भी ज़रूरत है, और हमारी जितनी रिसर्च डेवलपमेंट में हमारे साइंटिस्ट का जिस तरीके से लोहा मनता था, अब सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने बेचारे बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पे आपने उनकी फाउंडेशन खत्म कर दी, इनके ग्रांट्स खत्म कर दिए। हमारे टॉप साइंटिस्ट आज की डेट में अमेरिका में, यूरोप में, टेक्सास में बैठे हैं। ये एक दुविधा है जिसको भारत को देखना पड़ेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑलवेज